न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में लंबे समय बाद एक दिन में सबसे कम 69 संक्रमित केस मिले हैं। वहीं 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा आज 250 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1155 से कम पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार सोमवार को 21,252 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। चंपावत और पौनी में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। वहीं अल्मोड़ा में 6 और बागेश्वर में 1, चमोली में 1, देहरादून में 9, हरिद्वार में 8, नैनीताल में 8, पिथौरागढ़ में 6, रुद्रप्रयाग में 3, टिहरी में 2, उधम सिंह नगर में 9 और उत्तरकाशी में 16 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,40,793 हो गई है। इनमें से 3,25,942 लोग ठीक भी हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,335 लोगों की जान जा चुकी है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि उत्तराखंड में 250 मरीजों को ठीक होने के बाद अब घर भेज दिया गया है। हरिद्वार में 8 और नैनीताल में 8 नए केस मिले हैं। वहीं पिथौरागढ़ में 6 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में 69 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से ही बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1155 हो गई है। अल्मोड़ा में 6, बागेश्वर में 1। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 24 घंटे में 2 मरीजों की उत्तराखंड में मौत हुई है। 250 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भी भेज दिया जा चुका है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपके टीवी स्क्रीन पर पहुंचा रहे हैं कि पिथौरागढ़ में 6 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में कुल मिलाकर 69 कोरोना के नए मामले सामने देखे गए हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,555 पहुंच गई है। सक्रिय मामलों अल्मोड़ा में 6 और बागेश्वर में 1 मरीज मिला है। 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। चमोली में 1, देहरादून में 9 केसेस कोरोना के मिले हैं। वहीं 250 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया जा चुका है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में 69 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जहां पर सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,155 हो गई है। अल्मोड़ा में 6 और बागेश्वर में 1 मामले मिले हैं। 24 घंटे में 2 मरीजों की कोरोना संक्रमित से जान जा चुकी है। चमोली में 1, देहरादून में अब तक 9 केसेस मिले हैं। हरिद्वार में 8, नैनीताल में भी 8 नए मामले मिले हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पिथौरागढ़ में 6 नए कोरोना के मामले मिले हैं। अब तक उत्तराखंड में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,155 पर पहुंच गई है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए ब्यूरो चीफ किशोर रावत हमारे साथ जुड़े हैं। उन्हीं से पूछ लेते हैं कि सर, क्या उत्तराखंड में संक्रमित मामले क्या हैं? कोरोना के संक्रमित मामले फिलहाल उत्तराखंड में क्या है? जो मामले हैं वो घट रहे हैं और ठीक होने की जो दर है वो भी तेजी से बढ़ी है। हालांकि कुछ जगहों पर मामले थोड़े आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अब ऐसे में जो क्योंकि वैक्सीनेशन भी तेजी से चल रहा है, लोग भी जागरूक है, लेकिन फिर भी अभी भी जिस तरीके से जो मेडिकल टीमें हैं वो लगातार इसी बात को ध्यान रखती है कि जो भी संक्रमित व्यक्ति है वो भीड़-भाड़ इलाकों में ना जाए, उनको क्वारंटाइन रखा जाए। और दूसरी बात ये है कि अभी भी उत्तराखंड में जो कोविड कर्फ्यू है वो 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। यानी उत्तराखंड में जब तक मामले 0 नहीं हो जाते और इसकी जो दर है वो ठीक होने की दर बहुत ज़्यादा नहीं हो जाती, तब तक शायद कोविड कर्फ्यू जो लगातार चल रहा है उसको कंटिन्यू जारी रखा जाएगा। बाहर के लोगों को आने के लिए अभी भी RT-PCR या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना ज़रूरी है। और अभी बहुत सारी चीज़ें धीरे-धीरे सरकार खोल रही है। मामलों को देखकर जो मेडिकल की टीमें हैं उनके अकॉर्डिंग उनको खोला जा रहा है। दूसरी बात ये है कि जो तीसरी लहर की बात की जा रही है, थर्ड वेव, यानी थर्ड वेव की बात की जा रही है, तो उसकी भी तैयारियां पूरी तरह से तेजी से की जा रही है। नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात पर जोर दिया है कि कोविड के मामलों को लेकर ढिलाई न बरती जाए। जैसे लगातार कंट्रोल किया जा रहा है और भी कंट्रोल किया जाए। जो तमाम जो तीसरी लहर के लिए जो बेड्स हो गए, ऑक्सीजन हो गए, वेंटिलेटर्स हो गए, दवाइयाँ हो गई, मास्क हो गए, सैनिटाइजेशन हो गया, उस पर ध्यान रखा जाए।
तो उत्तराखंड में फिलहाल जो कोविड की दर है वो बहुत ही कम हो गई है, लेकिन फिर भी सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। जी, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए आइए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में सोमवार को ब्लैक फंगस के 2 नए मामले और 1 मरीज की मौत हुई है। कुल मरीजों की संख्या 509 हो गई है, जबकि 101 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 2 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, जिन्हें उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती किया गया है। जबकि एम्स में भर्ती एक मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है। 4 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। अब तक कुल मरीजों की संख्या 509 हो गई है। 110 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के 2 नए मामले सामने आए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कैसे उत्तराखंड में अब तक 2 नए मामले ब्लैक फंगस के मिले हैं, जहां पर अब तक 101 मरीजों की मौत हुई है। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के 2 नए मामले सामने आए। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देहरादून जिले में 2 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती करवाया गया है इन मरीजों को। 110 मरीज ठीक भी हुए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि उपचार के लिए इन सभी मरीजों को एम्स ऋषिकेश में भर्ती करवा दिया गया है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे उत्तराखंड में अब तक ब्लैक फंगस के 2 मरीज पाए गए हैं। उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या कोरोना से संक्रमित 509 है। उपचार ये बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के 2 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 101 मरीजों की मौत हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि देहरादून जिले में 2 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। उपचार के लिए इन सभी को एम्स ऋषिकेश में भर्ती करवा दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जैसे उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के 2 नए मामले सामने आए हैं। उपचार के लिए इन दोनों मरीजों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती करवा दिया जा चुका है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के 2 नए मामले सामने आए हैं। देहरादून जिले में 2 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। अभी तक कुछ ही जिले ऐसे हैं जहां पर ब्लैक फंगस के नए मामले सामने आए हैं। उनमें से अब उत्तराखंड का देहरादून भी शामिल हो गया है, जहां पर 2 मरीज पाए गए हैं। इन दोनों मरीजों को एम्स ऋषिकेश में भर्ती करवा दिया जा चुका है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ किशोर रावत जी जुड़ चुके हैं। किशोर रावत जी, कहा जा रहा था कि तीसरी लहर अगस्त तक आने वाली है, सितंबर तक आने वाली है, लेकिन उससे पहले डेल्टा प्लस और इसके बाद ये ब्लैक फंगस, तो इस पर प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, ब्लैक फंगस का जो मामले तेजी से उत्तराखंड में बढ़े, हालांकि जो उत्तराखंड में मामले आए हैं उनमें से ज़्यादातर लोग यानी 50% से अब लोग दूसरे राज्यों के हैं, उनका यहाँ इलाज चल रहा है। ब्लैक फंगस को लेकर जो गाइडलाइन है उस पर ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि इसको भी महामारी घोषित किया था। दूसरी बात यह है कि एम्फोटेरिसिन बी जो इसका इंजेक्शन होता है उसकी जो आपूर्ति है वो तेजी से बढ़ा दी है। और ब्लैक फंगस के जो मरीजों का इलाज है वो जो 12 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है उनमें किया जा रहा है। उन्हीं को एम्फोटेरिसिन बी जो इसका इंजेक्शन होता है फंगस का, ब्लैक फंगस का, वहाँ पे सप्लाई की जा रही है। इंजेक्शन यानी दवाई की कोई कमी नहीं है, उसको पूरी तरह से मॉनिटरिंग किया जा रहा है, उसको उस चीज़ को ध्यान रखा जा रहा है, जिसको ब्लैक फंगस है उसी को इंजेक्शन दिया जा रहा है। बाजार में ये बाहर नहीं बेचा जा रहा है, यानी बाजार में इसकी आपूर्ति नहीं है, सिर्फ उन्हीं 12 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में रखा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे ही इनका इलाज किया जा रहा है। तो इसको भी कंट्रोल में लाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। और फिलहाल ब्लैक फंगस के मामले पिछले कुछ टाइम से कम हुए हैं और उस पर ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि जिससे कोविड भी कम हो रहा है तो ब्लैक फंगस के मामले भी तेजी से कम हो रहे हैं। जी, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। जरूरी है कि कोरोना काल में हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जितने भी प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करें। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बने एसएस संधू 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। एसएस संधू अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने जारी किया आदेश। एनएचएसआई के डायरेक्टर थे एसएस संधू। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बने हैं एसएस संधू। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं एसएस संधू। अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने इसका आदेश जारी किया है। एनएचआईसी के डायरेक्टर थे एसएस संधू। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बने हैं एसएस संधू। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी थे। अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने इसका आदेश जारी किया। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभाओं में मिशन विजय शंखनाद शुरू हो गया है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोनिहाल ने हरिद्वार विधानसभा से इसकी शुरुआत की। दिनेश मोनिहाल ने बताया कि मिशन विजय शंखनाद 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी में महत्वपूर्ण साबित होगा। इस कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। सोशल मीडिया और बूथ स्तर को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। उनका मानना है कि सोशल मीडिया और बूथ स्तर को मजबूत करके वो बीजेपी जैसी पार्टी को भी हरा सकते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा डीएनए को लेकर दिए गए बयान का हरिद्वार में संतों ने समर्थन किया। महामंडलेश्वर एवं पीठाधीश्वर प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने कहा कि मोहन भागवत जी के बयान को इस रूप में देखना चाहिए कि भारतवर्ष में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं और मुसलमानों का डीएनए भी हिंदू है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में बाहर से आने वाले बहुत कम मुसलमान हैं। अधिकतर यहाँ पर रहने वाले लोगों ने ही धर्मांतरण करके मुस्लिम धर्म अपनाया है। इस वजह से सभी का डीएनए एक ही है। महाराज जी ने मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों की भी निंदा की है। बाजपुर के ग्राम चकरपुर में ग्रामीणों द्वारा लंबे समय में रेलवे अंडरपास के निर्माण की मांग अब पूरी होने जा रही है। जहां करोड़ों की लागत से बनने वाले रेलवे अंडरपास का कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के पुत्र अतुल पांडे ने अधिकारियों से वार्ता कर निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता की सामग्री लगाने की बात कही है। बता दें कि बाजपुर के ग्राम चकरपुर में बीते कई वर्षों में रेलवे अंडरपास का निर्माण कार्य पैसा स्वीकृत होने के बाद भी शुरू नहीं किया जा रहा था। रेलवे अंडरपास के निर्माण की मांग को लेकर लगातार ग्रामीणों द्वारा कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे से लगातार बात की जा रही थी, जिसके चलते सोमवार को 2 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले रेलवे अंडरपास का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। वहीं मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के पुत्र अतुल पांडे ने रेलवे विभाग के अधिकारियों से बात की और रेलवे अंडरपास के निर्माण में उच्च गुणवत्ता की सामग्री प्रयोग करने की भी बात कही। हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले है हरिद्वार जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष राव अफाक अली ने विधायक पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने की मांग की। हरिद्वार प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता पर राव अफाक अली ने कहा कि रविवार बीएलओ वोटरों के नाम हटाकर बाहर से आए लोगों के हरिद्वार जिलाधिकारी को एक शिकायत पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की। राव अफाक अली ने कि अगर जल्द ही उनकी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया गया तो वो कोर्ट का सहारा लेंगे। मुख्यमंत्री के शपथ भी शुरू कर दिए हैं। मसूरी विधानसभा के 115 परिवारों को राशन द्वारा रवाना किया गया है। एक्शन में आ गए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने जनहित से जुड़े कामकाज भी शुरू कर दी हैं। मसूरी विधानसभा के 115 परिवारों को राशन वितरण के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री ने ये द्वारा रवाना किया गया है। तो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। 115 परिवारों को राशन उन्होंने वितरण किया है, साथ ही वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सरकार सेवा भाव से काम करती रहेगी, ये सब कुछ कहना है पुष्कर सिंह धामी का। वहीं बीजेपी का मूल मंत्र सेवा ही संगठन है, ये बयान दिया है पुष्कर सिंह धामी ने। तो एक्शन के मोड में है सीएम पुष्कर सिंह धामी। वाहनों को हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया गया। सरकार सेवा भाव से काम करती रहेगी, पुष्कर सिंह धामी का कहना है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि वाहनों को हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया गया। एक्शन मोड में नजर आई पुष्कर सिंह धामी।
आज कोविड की राहत सामग्री आप लोग रवाना कर रहे थे। देखिए, उत्तराखंड की जनता का जो हमारे गरीब लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनका जो है इस कोरोना महामारी के कारण जिनका रोजगार, जिनका व्यवसाय, रोजी रोटी सारी बंद हो गई है। ऐसा हम लोगों का लगातार कोविड के दौरान भी, और जब कोविड का प्रकोप कुछ कम हो गया है और अभी लोगों के सामने समस्या हो गई है, ऐसे लोगों को जो है राहत देने का काम आज हमारे माननीय मंत्री जी ने किया है। और इसमें 11 जो वाहन है उसमें राशन की किटों का लगभग 1500 लोगों के लिए। देहरादून चारधाम यात्रा को लेकर सरकार फिर से मंथन करेगी। सुप्रीम कोर्ट में एमएलपी दाखिल करने की योजना की गई है। सरकार दोबारा करेगी हाईकोर्ट के फैसले पर विचार। वहीं हाईकोर्ट में रेवेन्यू पिटीशन दाखिल कर सकती है सरकार। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने इसकी जानकारी दी है। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने की वजह से चारधाम यात्राएं बंद कर दी गई थी। कोरोना के मद्देनजर ये सभी चारधाम यात्राओं को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इस पर हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकती है सरकार। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार दोबारा हाईकोर्ट के फैसले पर विचार कर सकती है। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों पर देव सनातन बोर्ड के विरोध में क्रमिक अनशन जारी है। वहीं गंगोत्री तीर्थ पुरोहित राकेश सेमवाल का कहना है कि सरकार को अभी भी सबक में लेना चाहिए। अभी तो ये मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, सरकार को 2022 का चुनाव में पार्टी संभालना भारी पड़ जाएगा। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय के उपाध्यक्ष बबन सिंह रावत को मसूरी पहुंचने पर वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ स्वच्छता कर्मचारियों और अधिकारियों ने स्वागत किया। इस मौके पर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष बबन सिंह रावत ने अधिकारियों को स्वच्छता कर्मचारियों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए। उन्होंने मसूरी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी आशुतोष अति को स्वच्छता कर्मचारियों के आवासों को आधुनिक रूप से बनाए जाने के साथ नए आवास के निर्माण को लेकर उत्तराखंड शहरी विकास मंत्रालय को प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए। स्वच्छता कर्मियों का पूरे देश में दिक्कतें हैं। यह सवाल पूरे देश के लिए एक ही जैसा है और ये समाज के अंतिम लोग हैं और समाज की सेवा करने में ये प्रथम दर्जे पर हैं। ये पर्यावरण रक्षक हैं, देश को हैजा प्लेग और कोरोना से बचाने वाले लोग हैं, इसलिए इनका वेतन ढंग से होना चाहिए। और ये मैं देश के जिस इलाके में जा रहा हूँ, जिस राज्य में जा रहा हूँ, जिस शहर में जा रहा हूँ, वहाँ से सबसे ज़्यादा कर्मचारियों की ओर से यही डिमांड हो रही है कि हमें सम्मानजनक वेतन नहीं मिल रहे हैं। 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 में न हम खा पा रहे हैं, न अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। तो ये समाज के कमज़ोर लोग हैं। समाज के कमज़ोर लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो भी नगर निगम नगर पालिका के अधिकारी हैं उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि आपके अधिकार क्षेत्र में इनके विकास के लिए जो कुछ भी हो आप पूरी ईमानदारी से उस काम को कीजिए। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जब इन सफाई कर्मचारियों का पैर पखार सकते हैं तो आप एक इंसान होने के नाते इनकी पीड़ाओं को, इनकी तकलीफ़ों को दूर करने में आपकी कलम क्यों नहीं चल सकती है। इसलिए जिस भी नगर निगम नगर पालिका के अधिकारियों से मैं जा रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, उनको उनके अधिकार के साथ साथ उनके कर्तव्यों का भी हम याद दिला रहे हैं। सर देखिए, देव मूवी लाइव में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।